अच्छा चैप्टर है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? तो वही करोगे, सबसे पहले हैंड फ्री लगा लो और जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते रहो और अपने सामने नए चैप्टर खोल के बैठ जाओ, ठीक है? तो सबसे पहले अब इसके अंदर जितना भी हमें पढ़ना है ना, वो मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है, किस तरह से मतलब मार्केटिंग की जाती है ब्रांड की। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हमने अभी तक अपने दिमाग में जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है ना, वो बिल्कुल भी डिफरेंट है जो ओरिजिनल एक कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का उससे। हमें लगता है मार्केटिंग का मतलब है पोस्टर लगा लेना, एड्स लगा लेना, सेलिब्रिटीज़ को जो है वो एड्स उनसे करवाते हैं, तो ये मार्केटिंग हो रही है। इश्तिहार वगैरह लोगों को फैला देना, तो ये क्या है मार्केटिंग। अच्छा अगर ये मार्केटिंग है तो फिर एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एडवर्टाइज़मेंट क्या होती है? अच्छा अगर एडवर्टाइज़मेंट भी यही है तो फिर ब्रांडिंग क्या होती है? तो ये तीनों चीज़ें सेम लगती हैं लेकिन इन तीनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब समझना, सबसे पहले मार्केटिंग की बात करते हैं। देखो मार्केटिंग जो होती है ना, उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऑब्जेक्टिव होता है और वो होता है टू सैटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर। कि कस्टमर की जो नीड है उसको सैटिस्फाई करने को मार्केटिंग बोलते हैं। इसके ऊपर लिख दो। कि कस्टमर की नीड को सैटिस्फाई करने का क्या बोलते हैं, इसको मार्केटिंग बोलते हैं। हालाँकि मार्केटिंग का तो हमें यही लगता है ना कि ये पोस्टर्स वगैरह लगाना, एड्स करवाना मार्केटिंग होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर से सुन लो कि कस्टमर की नीड को, कस्टमर की ज़रूरत को पूरी करने को मार्केटिंग बोलते हैं। मार्केटिंग के 4 स्टेप्स होते हैं, ये भी आप लिख लो इसके ऊपर ही। पहला स्टेप होता है प्लानिंग, दूसरा होता है प्राइसिंग, तीसरा होता है प्रमोशन और चौथा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। या तो आप इसको लिख लो या फिर इसी के देखो ना जो आखिरी लाइन लिखी हुई है बिल्कुल ही, फोकसेस ऑन मैनी एक्टिविटीज, प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली ये 4 स्टेप होते हैं और ये लाइन वाइज ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई चीज़ पहले हो जाएगी। मार्केटिंग के अंदर कौन-कौन से 4 स्टेप होते हैं? प्लानिंग होती है, प्राइसिंग होती है, प्रमोशन होता है और फिर क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब समझना मार्केटिंग है क्या? मार्केटिंग का ये मतलब है कि एक आदमी अपना बिज़नेस शुरू करना चाहता है, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में बिज़नेस शुरू करना चाहता है। ठीक है? तो जब वो वहाँ पर जाता है उस एरिया के अंदर, तो मिसाल के तौर पे वो देखता है कि यहाँ पर ना अच्छे खाने की, अच्छी सब्जियों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो वो लोगों से पूछता है कि अगर मैं इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करूँ, तो क्या आप उसको खरीदोगे? क्योंकि यहाँ पर पहले ही इस चीज़ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। मान लेते हैं कि अच्छे रेस्टोरेंट की शॉर्टेज है। तो वो ना लोगों से पूछता है। इसी चीज़ को बोलते हैं प्लानिंग, जो कि पहला पॉइंट होता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग का पहला पॉइंट क्या होता है कि हमने एक प्लान बनाना होता है कि मार्केट के अंदर किस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करना है। मार्केटिंग का बेसिकली ये सबसे पहला पॉइंट होता है। तो जब हम 2-3 प्रोडक्ट्स को लोगों से पूछते हैं, वहाँ के जितने भी लोग होते हैं रहने वाले आगे-पीछे, तो कुछ हमें प्रोडक्ट्स का पता चल जाता है कि अच्छा यार इन चीज़ों की शॉर्टेज है, ये चीज़ें बेसिकली इस मार्केट में चाहिए। फिर नंबर 2 पे आता है कि हम प्राइसिंग करते हैं कि अगर हमने ऐसी कोई प्रोडक्ट वाक़ई यहाँ पर बना ली या कोई भी प्रोडक्ट जो कहीं और मिलती थी उसकी जहाँ पे भी ज़रूरत है वो यहाँ शुरू कर दी, तो वो किस प्राइस पे लोग उसको लेना जो है तस्लीम करेंगे। तो फिर प्राइसिंग को देखना, प्राइस वो सेट करना जो यहाँ के लोग ले सकें और फिर ये सब करना। प्राइस भी सेट हो गई। उसके बाद फिर उस चीज़ को करना होता है प्रमोट। फिर लगाने होते हैं पोस्टर्स, एड्स लगानी होती है कि हमारे पास अच्छा खाना मिलता है जो कि आपके एरिया में नहीं मिलता। अब बात समझना, ये तो तीसरा स्टेप होता है प्रमोटिंग का, इसी को बोलते हैं एडवर्टाइज़मेंट। मार्केटिंग का जो तीसरा स्टेप होता है प्रमोशन, प्रमोट करना चीज़ों को, बैनर्स, ऐड वगैरह, उसी को बोलते हैं एडवर्टाइज़मेंट। एडवर्टाइज़मेंट और मार्केटिंग में फ़र्क है। एडवर्टाइज़मेंट इज़ द पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है? उसके बाद फिर चौथे नंबर पे आती है डिस्ट्रीब्यूशन कि अब हमारे पास एडवर्टाइज़मेंट भी हो गई, प्लानिंग भी हो गई, प्राइसिंग भी हो गई और जब हमारे पास एक सामान बन गया और मार्केट के अंदर एक जगह बन गई, तो फिर हमने इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है और एट द एंड क्या है? एट द एंड करना क्या है हमने डिस्ट्रीब्यूट करके? मार्केटिंग का क्या काम होता है? टू सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर। हमने कस्टमर्स की नीड्स को सैटिस्फाई किया। अब हमने नीड्स को कैसे सैटिस्फाई किया? हमने पहले पूछा ही था ना उनसे कि आपको यहाँ पे चाहिए क्या? फिर हमने उनसे पूछा था कि आप किस प्राइस पे लेना चाहोगे? और हमने वही चीज़ प्रोवाइड कर दी। तो ये क्या कस्टमर की नीड सैटिस्फाई नहीं हुई? हुई है, बिल्कुल हुई है 100%। और इस चीज़ को बोलते हैं मार्केटिंग। वो अलग बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता होगा रियल लाइफ़ में। पाकिस्तान में, वैसे बाकी मुल्कों में होता है। ऐसा नहीं होता होगा। लोग इस तरह से नहीं करते होंगे प्लानिंग, ना ही प्राइसिंग, बल्कि कुछ भी जो वो बना रहे हैं, बना के उसे ज़बरदस्ती गलत एडवर्टाइज़ करके उसे बेचते हैं। तो मार्केटिंग के अंदर कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, यहाँ जो कस्टमर चाहता है वही उसको मिलना चाहिए। अभी इस कांसेप्ट को आपने समझना है। देखो पता क्या है, अब हम लोग ये सोचते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट बना लिया है, परफ्यूम है, ठीक है, घड़ी है, वॉच है, कोई भी है, वाटर बॉटल है मेरे सामने पड़ी है इस टाइम। तो अब हमने एक चीज़ बना ली, उसके बाद अब हम कोशिश करेंगे इसको बेचने की। हम एड्स लगाते हैं, फ़ेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर ओएलएक्स वगैरह पर, दराज़ पर, इन चीज़ों की हम एड लगाते हैं ताकि जो हमने चीज़ बनाई है उसको बेच सकें। समझ रहे ना? इतना मुश्किल नहीं है जितना मैं बना रहा हूँ वैसे। जो चीज़ बनाई है हमने, उसको हम बेच सकें बाद में।
अच्छा, तो ये जो चीज़ है ना, ये मार्केटिंग नहीं होती। इस चीज़ को मार्केटिंग नहीं कहते, ठीक है? जो किताबों की नॉलेज है, जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, उसके मुताबिक इसको मार्केटिंग नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हमने गुड्स बनाए और उसके बाद उसको ज़बरदस्ती बेचने लग गए, ज़बरदस्ती एडवर्टाइज़मेंट करने लग गए, ज़बरदस्ती उसकी खूबियाँ बनाने लग गए। ये मार्केटिंग नहीं है, ये ज़ोर-ज़बरदस्ती है। मार्केटिंग का ये मतलब होता है कि पहले पूछो, अवाम को चाहिए क्या और उसके बाद वो बनाओ। अब एक लाइन लिख लो, ऊपर ही लिख लो कि पहले मार्केटिंग की जाती है, पूछा जाता है, उसके बाद फिर प्रोडक्ट बनाया जाता है। लिख लो ऊपर, ये कोई आम बात नहीं है, लिख लो कि पहले मार्केटिंग की जाती है और उसके बाद जाकर प्रोडक्ट बनाया जाता है। जबकि हमारे जो ज़हनों में है मार्केटिंग वो कुछ और ही है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली मार्केटिंग की इतनी सी बात थी। मैं आखिरी बार बताता हूँ मार्केटिंग का मतलब ये होता है आप लोगों से पूछो उनको क्या चाहिए, किस प्राइस पे चाहिए और फिर उसी प्राइस पे उनको दे दो। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो ना करो बिज़नेस। बस इतनी सी बात है। और ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। तो फिर एंड में वही बात जो मैंने बताई है कि हम पहले मार्केटिंग करते हैं और उसके बाद जाकर अपना प्रोडक्ट बनाते हैं मार्केट की नीड के मुताबिक। अब ये इस पूरे पेज के ऊपर यही लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसको एक बारी बस पढ़ लेना, ना भी पढ़ना तो बस ठीक है, काफ़ी है। अच्छा इसके बाद देखो तो कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं बाइंग, सेलिंग, ब्रांडिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग, ग्रेडिंग, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग, रिसर्च, रिस्क टेकिंग ये सारे क्या होते हैं? ये बिज़नेस का हिस्सा होते हैं। नहीं आई बात समझ, ये सारे जितने भी बिज़नेस का हिस्सा होते हैं कि एक बिज़नेस जो है वो आगे चलता किस तरह से? कि यानी अगर कुछ लोग जो हैं वो खरीदना चाहते हैं, जैसे बाइंग के ऑप्शन में ये लिखा हुआ है कि जो भी प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, उसकी बाइंग कैपेसिटी के अंदर प्रोडक्ट होना चाहिए और अगर वो उसकी एवरीडे लाइफ में होगा तो फिर मज़ीद उसको फ़ायदा मिलेगा। फिर सेलिंग किस तरह से करनी है, प्रमोशन किस तरह से करनी है, उसके नीचे देखो ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग का ये मतलब होता है कि किस तरह से हमने एक प्रोडक्ट का अच्छा इमेज बनाना है। ये ब्रांडिंग आगे पढ़ेंगे, आज इसको पढ़ लो इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है? वो किस तरह से हमने एक इमेज देना है प्रोडक्ट का, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किस तरह से करना है, उसी प्रोडक्ट को स्टोर किस तरह से करना है। कुछ होते हैं ना जिन प्रोडक्ट्स को स्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, फिर उनको टेम्परेचर भी देना पड़ता है ना। उसके अलावा ग्रेडिंग कैसे करनी है, अच्छा ग्रेडिंग का मतलब होता है कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए बेसिकली प्रोडक्ट की कि वो अच्छा है, बुरा है, मतलब ज़ाहिर है प्राइसिंग जो होती है उसमें भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई लो प्राइस पे चाहता है तो उसको अच्छी चीज़ मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता, ग्रेडिंग होती है। हर तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं, तो फिर उसके बाद आप जिस तरह की चीज़ भी बायर जो है वो लेना चाहे, उसके बाद फाइनेंसिंग कि किस तरह से खर्चा करना है बिज़नेस के ऊपर, मार्केटिंग रिसर्च मार्केट में क्या चल रहा है आजकल उसकी नो हाउ जितनी भी है, रिस्क टेकिंग ज़ाहिर है लेना पड़ता है। अगर एक बंदा मार्केट में आया किसी नए प्रोडक्ट के साथ क्या पता उसको प्रोडक्ट खरीदते हैं भी नहीं या नहीं। अच्छा इसी चीज़ से बचने के लिए तो वो कहते हैं कि आप फुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करो, पहले प्लानिंग करो। प्लानिंग में लोग कहते हैं कि हम खरीदेंगे तो हाँ, फिर तो वो खरीद सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो इसके अंदर ना बस सिंपल सी बात थी, इस दोनों पेजेज़ के अंदर। नेक्स्ट है प्रोडक्ट क्या होता है? अच्छा देखो, ये जो है ना प्रोडक्ट ये बेसिकली इस चैप्टर का सबसे अहम हिस्सा यही है, समझने वाला यही है, क्योंकि अभी जितने भी कॉन्सेप्ट आपने दिमाग में बनाए होंगे ना, वो सारे गलत होने वाले हैं। तो समझने वाली बात ये है, जैसे मैंने पिछले एचआर वाले चैप्टर में कहा था कि यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो सबसे अहम चीज़ है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट है। अब बात समझना, प्रोडक्ट का ये मतलब होता है कोई भी चीज़ जो मार्केट में पेश की जा सकती है। कोई भी चीज़ जो मार्केट में पेश की जा सकती हो, वो चीज़ होती है प्रोडक्ट। बात क्लियर हो रही है? अच्छा देखो, अगर इसकी डेफिनिशन देखें हम, तो यहाँ लिखा हुआ है एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट फॉर अटेंशन, एक्विजिशन, यूज़ और कंजम्पशन दैट माइट सैटिस्फाई अ वांट नीड। इट इंक्लूड्स फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, सर्विसेज, पर्सन्स, प्लेसेस, ऑर्गनाइजेशंस एंड आइडियाज़। तो बेसिकली ये है डेफिनिशन प्रोडक्ट की, लेकिन ये कोई आम डेफिनिशन नहीं। इस सारी डेफिनिशन को समझना है। फिर से मैं बता रहा हूँ प्रोडक्ट ऐसी चीज़ होती है जो कोई भी चीज़ दुनिया की कोई भी चीज़ जो कि मार्केट में पेश की जा सकती है, ऑफ़र की जा सकती है। लोगों को बाइंग और सेलिंग में वो अफ़ेक्ट कर सकती है लोगों की। मतलब एक चीज़ मार्केट में आई है तो वो लोगों के पर्सपेक्टिव को छेड़ सकती है। वो कुछ खरीदना चाहते थे, नहीं खरीद पाते, फिर कुछ वो नहीं खरीदना चाह रहे थे, इसको खरीद लेते हैं। या किसी भी तरह से वो मार्केट में सेलर्स को, बायर्स को अफ़ेक्ट करती है, वो चीज़ होती है प्रोडक्ट। लिख लो ऊपर कि कोई भी ऐसी चीज़ जो मार्केट में पेश की जाए और जो सेलर्स को या बायर्स को अफ़ेक्ट करे, वो होता है प्रोडक्ट। ये लिख लो ऊपर। लिख लो, यकीन जानो ये चैप्टर इतना आसान नहीं है। लिख लो। कोई भी चीज़ जो कि मार्केट में पेश की जाती है और जो सेलर्स और बायर्स के डिसीजन को अफ़ेक्ट कर दे, सेलर्स या बायर्स के डिसीजन को पर इफ़ेक्ट डाल दे, तो वो क्या होता है? वो प्रोडक्ट होता है। अब एक सिनेरियो सोचो, कंप्लीट सिनेरियो। आप अपने दोस्तों के साथ गए हो किसी भी मार्केट के अंदर। अब हम ना कोशिश करेंगे कि हर तरह के प्रोडक्ट का हमें एक सिनेरियो से अंदाज़ा हो जाए। कोई भी मार्केट, मिसाल के तौर पे आप प्लाज़ा में गए हो, मॉल में गए हो, मॉल ऑफ मुल्तान जैसे है, कुछ भी इस तरह का। कपड़े खरीदने गए हो आप वहाँ पर। अब वहाँ जैसे एंटर हुए, तो आपने देखा आगे पीछे शॉप्स हैं, वहाँ पर कपड़े लगे हुए हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे भी हैं, नीचे भी। तो आप उसके अंदर गए और वहाँ पर जो भी कपड़े पसंद आए,
पैसे दिए आपने, अच्छे लगे, आगे-पीछे कुछ दुकानों में गए। अब मैं ये बिल्कुल एक नॉर्मल सिचुएशन सोचनी है, जो आप दोस्तों के साथ आए हुए हैं चिल करने और कपड़े लेने के लिए। बात क्लियर है? कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बनाना, क्या करोगे आप? आप सबसे पहले जाओगे कपड़ों की तरफ, ठीक है। सबसे पहले वहीं जाओगे यार, कहीं और थोड़ी जाओगे। ठीक है, मुझे पता है। अच्छा ख़ैर, कपड़ों की तरफ जाओगे ना, तो अब जो सबसे पहले आप जाओगे कपड़े खरीदोगे, अब क्या होगा? अब जब क पैसे दोगे और कपड़े आपके पास आ जाएँगे। अब उसके बाद आप जाते हो ऊपर वाले फ्लोर पर, अब थोड़ा-सा आपको करना है चिल, तो वहीं पर ये गेमिंग अरीना करके है। तो वहाँ जाते हो, एग्ज़ैक्टली वहाँ पर भी पैसे देते हो और वहाँ पे 1 घंटा, 2 घंटा गेम्स एन्जॉय करते हो, जो मर्ज़ी करते हो, उसके बाद वापस आ जाते हो। आप समझ रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? पैसे आपने कपड़ों वाले को भी दिए, पैसे आपने गेम्स वालों को भी दिए। लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि कपड़े तो आप खरीद के आ गए हो, वो तो आपका एसेट बन चुका है। आपके हाथों में होंगे वो कपड़े इस टाइम, शॉपिंग बैग्स में। लेकिन क्या जो गेम आप खेले हो, गेम उठा के बाहर आ गए? नहीं, ऐसा नहीं है। गेम्स तो आपने खेली, उन गेम्स मशीन्स का इस्तेमाल किया उन्हीं पैसों के ज़रिए और बाहर आ गए। ये मेन डिफ़रेंस आ गया इन 2 चीज़ों में। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अब आपको भूख लगती है और आप सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं। चलो सबसे ऊपर नहीं, उससे नीचे। तो वहाँ पर आपके दोस्तों में से यकीनन एक एक साहब होंगे, मान लेते हैं जी कि वहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है रोनाल्डो का और उसने अपने हाथ में कोई भी ड्रिंक पकड़ी हुई है या किसी किस्म का फूड है उसके हाथ में और वो रेस्टोरेंट भी है ये ऊपर जिसका नाम है रोनाल्डो बाइट्स। एक तरह से बस बना लिया हमने। यकीनन कोई ना कोई होता है ग्रुप में। तो अब आपने खाना तो है। तो जैसे आपने इस रोनाल्डो बाइट्स वाले पोस्टर को देखा जिस पे रोनाल्डो साहब हैं, तो ये बात वाज़ेह हो गई कि अब उस दोस्त की वजह से आपने ये कहा कि अब हम यहीं पे खाना खाएँगे। ठीक है, आप लोग चले गए। अब ये क्या हुआ है? अब तीनों में फ़र्क देखो। इस चीज़ को ज़रा समझना, बिल्कुल कान खोल के बैठना। पहले सिनेरियो में आपने पैसे दिए और उसके बाद जो प्रोडक्ट है यानी कपड़े हैं वो आपके एसेट बन गए। दूसरी सिनेरियो में गेम खेलने के पैसे दिए, लेकिन आप गेम खेले और वो वापस आ गए, वो सिर्फ़ आपने मशीन यूज़ की। तीसरे सिनेरियो में आपने पैसे दिए भला पोस्टर देखने के? नहीं दिए, लेकिन आपको पता है आपने पैसे दिए हैं, क्योंकि वो पोस्टर देख के आप उसकी शॉप में चले गए खाना खाने के लिए। ये बहुत इनडायरेक्ट वे है। फिर मैंने आपको कहा था डेफिनिशन के अंदर, याद रखना कि प्रोडक्ट वो चीज़ होती है जो कि बायर को या सेलर के डिसीजन पे असर डाल देती है और वो मार्केट में जो भी चीज़ पेश की जाए वो प्रोडक्ट होती है। ये 2 लाइनें याद रखना, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद खाने गए, कुछ भी मँगाया पिज़्ज़ा, बर्गर वग़ैरह और उसको आपने खा लिया, पैसे दे दिए और अब ये सब करके बाहर आ गए। अब इन चारों में फ़र्क देखो। पहले पैसे दिए तो कपड़े आपने अपने हाथों में रखे, वो आपके एसेट बन चुके हैं, उसके साथ जो मर्ज़ी करो, साल पहनो, फेंक दो, दोस्त को दे दो, जो मर्ज़ी करो। फिर पैसे दिए आपने गेमिंग के लिए, वो मशीन आपको गेमिंग वाली थोड़ी मिल गई है, वो तो अब आप खेले और उसके बाद बाहर आ गए। इन दोनों में फ़र्क समझ आया। तीसरा ये हुआ कि आपको एक पोस्टर ने इस तरह से आपके डिसीजन मेकिंग पर असर डाल दिया कि आपको उसी रेस्टोरेंट में खाना खाना पड़ गया। चौथा ये है कि जो आप खाना खा रहे हो, वो आपने खाना खा लिया है पैसे देकर, वो क खाना कोई और खा सकता है जो आपने खाया? नहीं। क्या वो कोई गेम जो आपने गेम मशीन पे खेली थी, कोई वो दोबारा खेल सकता है गेमिंग अरीना में? हाँ, समझ रहे हो ना बात को? कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि जहाँ पर आपने कपड़े लिए और वो आपका एसेट बन गए। कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि आप गए और आपने मशीन को यूज़ किया, कोई और भी कर सकता है। फिर ऐसी सिचुएशन आई फूड की बारी आई, फूड आपने खाया लेकिन वो कोई और नहीं खा सकता। तो बेसिकली यही इस डेफिनिशन के अंदर लिखा हुआ है और ये चारों की चारों चीज़ें प्रोडक्ट हैं। डेफिनिशन में लिखा हुआ है एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू मार्केट फॉर अटेंशन। अटेंशन किसने दी? रोनाल्डो के पोस्टर ने। वो पोस्टर प्रोडक्ट है। एक्विजिशन जो हमारा असासा बन गया, वो कपड़े, वो प्रोडक्ट है। यूज़ हमने क्या किया? वो जो गेमिंग मशीन्स हमने यूज़ की थी, वो कोई और भी कर सकता है। हम खा थोड़ी गए उसको। वो भी तो प्रोडक्ट है। उसके बाद कंज़म्पशन, वो तो हम खा गए बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह, वो भी प्रोडक्ट है। दैट माइट सैटिस्फाई अ वांट और नीड कि आपकी ये वांट और नीड को सैटिस्फाई करते होंगे। ठीक है, कपड़े लेने गए थे, हमारी नीड थी। गेमिंग तो नीड नहीं थी ना, वो तो वांट थी। फिर उसके बाद खाना खाया, ठीक है, वो भी नीड हो सकती है। लेकिन वो पोस्टर के ज़रिए हमने जो काम किया, वो कोई नीड तो नहीं थी ना। तो इसका मतलब नीड को सैटिस्फाई कर भी सकता है, ये नहीं भी कर सकता। लेकिन इसने बायर या फिर सेलर की ज़िंदगी पे असर तो डाला है। ठीक है? मैं सिर्फ़ ये समझाना चाहता हूँ कि आपको एक बात पता होनी चाहिए कि प्रोडक्ट जो होता है, वो सिर्फ़ ऐसे एक बनी हुई चीज़ नहीं होती, कि हमारे सामने एक प्रोडक्ट है जी, परफ्यूम लॉन्च कर दो, ये कर दो। अगर आप सर्विसेज़ दे रहे हो, वो भी प्रोडक्ट है। इसी तरह से एक पोस्टर ने आपका माइंड चेंज कर दिया। देखो पोस्टर मार्केट में अफ़ेक्ट कर रहा है। वो लोगों को उस रेस्टोरेंट की तरफ लेकर आ रहा है। हो सकता है किसी पोस्टर पे लिखा हो कि यहाँ पर नो स्मोकिंग या फिर कैमरे की आँख है, तो आप सिगरेट पी रहे हो उसे फेंक दो।
अफेक्ट तो उसने कर दिया ना उस टाइम सेलर पर या फिर बायर पर, जो भी है। तो ये सब की सब चीज़ें क्या होती हैं? प्रोडक्ट्स होती हैं, प्रोडक्ट्स। अब एक लाइन लिखो ऊपर, सर्विस इज़ आल्सो अ प्रोडक्ट। क्योंकि हमने अभी तक ये पढ़ा हुआ है कि 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, तो या तो आप अपना प्रोडक्ट बनाओ, बेचो, या सस्ता खरीद के प्रोडक्ट को महँगा बेच दो, या फिर सर्विसेज़ प्रोवाइड कर दो, जिस तरह डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं। तो अब ये मेरी बात सुन लो कि सर्विस भी एक प्रोडक्ट होती है। क्यों? क्योंकि जब हम गेम खेलने गए और हमने उसे यूज़ किया, उनकी मशीन्स को, उन्होंने हमें सर्विस दी है ना, तो वो भी एक प्रोडक्ट है। सर्विस भी एक प्रोडक्ट है। मैं इस चीज़ को इसीलिए इतना ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ क्योंकि यही है पूरे चैप्टर के अंदर और बाकी कुछ नहीं। इस डेफिनेशन को अच्छी तरह याद कर लो। अब देखो पढ़ते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट फॉर अटेंशन, अटेंशन के लिए अगर कोई चीज़ मार्केट में ऑफर की जाती है, कोई भी चीज़ ऑफर की जाती है मार्केट में, कोई भी चीज़, वो प्रोडक्ट है। तो उस पोस्टर ने अटेंशन छीनी हमारी, वो प्रोडक्ट है, एक्विजिशन उन कपड़ों ने, क्योंकि वो हमारा सासा बन चुके हैं, एक्विजिट हो चुके हैं। यूज़, हाँ, हमने किया गेमिंग को, कंज़म्पशन हमने खाना खाया। दैट माइट सैटिस्फाई वांट टू, ठीक है, उसने हमें सैटिस्फाई की या नहीं की, कुछ ने की, कुछ ने नहीं की। इसके अंदर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कपड़े हैं, सर्विसेज़ भी हो सकती हैं, गेम, पर्सन्स, पर्सन का मतलब यही आ गया जो हमने रोनाल्डो का पोस्टर देखा, प्लेसेस, प्लेस जो कि प्लाज़ा एक जगह बनी हुई है, ऑर्गेनाइज़ेशंस एंड आइडियाज़, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब की सब क्या होती हैं? प्रोडक्ट होती हैं। क्योंकि प्रोडक्ट का ये मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मार्केट में पेश की जा सके, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बायर या सेलर पर इफ़ेक्ट डाल सके, ये प्रोडक्ट होता है बेसिकली। क्लियर है बात या नहीं? उसके बाद प्रोडक्ट के ही अंदर ये सर्विस भी होती है। अब सर्विस क्या होती है? वो एक टेंजिबल चीज़ नहीं होती, वो एक इनटेंजिबल होता है। कि मिसाल के तौर पर डॉक्टर है, डॉक्टर है, वो अगर आपको चेक कर रहा है, तो उसने आपको कोई प्रोडक्ट तो नहीं दिया ना, फिलहाल दवा को छोड़ो, नहीं दिया ना, तो उसने सिर्फ़ फ़ीस जो ली है आपने चेक करने की, वो एक सर्विस है। अब वो भी एक प्रोडक्ट ही है, क्योंकि वो मार्केट में अपना नॉलेज पेश कर रहे हैं, मार्केट में अपना नॉलेज पेश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग प्रोडक्ट की डेफिनिशन को समझो, क्योंकि मुझे पता है कि हमने प्रोडक्ट का कुछ और ही मतलब समझा हुआ है। बात ये है, मार्केट में कोई भी चीज़ पेश की जाए, उस चीज़ को प्रोडक्ट बोलते हैं। आइडियाज़ क्या होते हैं? आइडियाज़ जैसे मैंने बताया, पोस्टर्स होते हैं, पोस्टर पे लिखा होगा नो स्मोकिंग और इस तरह से, इन चीज़ों को प्रोडक्ट आइडियाज़ बोलते हैं। देखो कॉन्सेप्ट, फिलॉसफी, इमेजेस एंड इश्यूज़, तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये आइडियाज़ होते हैं। जैसे लिखा होता है कि आपने स्पीड जो है वो इससे ऊपर नहीं बढ़ानी, 20 किलोमीटर से 30 से, तो वो एक आइडियाज़ हैं, ठीक है? तो ये सब भी क्या होते हैं? ये भी प्रोडक्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट का हिस्सा है। अच्छा, इसकी अगर आप आइडियाज़ वाली आखिरी लाइन्स में देखो ना, तो यहाँ लिखा है द प्रोडक्ट इज़ एन इम्पोर्टेंट वेरिएबल ऑफन द सेंट्रल फोकस ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। बस इस चीज़ को भी याद रख लो कि जो प्रोडक्ट होता है ना, ये मार्केटिंग मिक्स का सेंट्रल फोकस होता है। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, ये भी पता चल जाएगा। मतलब यूँ समझ लो, मार्केट का जो सेंट्रल फोकस होता है, प्रोडक्ट होता है। तो ज़ाहिर है यार, मार्केट के अंदर प्रोडक्ट ही तो होता है, जिसने बेचना होता है, खरीदना होता है, फिर उसे सारी मार्केट में चलना होता है। क्लियर है? ये मार्केटिंग मिक्स वगैरह भी समझ आ जाएगा। वो कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट क्या है? इसको बेशक पढ़ लो आसान से। देखो वो कहता है प्रोडक्ट को रेलेवेंट होना चाहिए। मतलब ये है कि जो इंसान जो है वो चाहता है खरीदना वाक़ई, तो प्रोडक्ट भी उस तरह का होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर एक परफ्यूम लेते हैं, तो उससे नहीं अच्छी स्मेल आ रही, तो फिर उस वो परफ्यूम तो ना हुआ ना, तो वो प्रोडक्ट की डेफिनिशन में तो नहीं आ रहा। लेकिन उसको जो है अफ़ेक्ट करना चाहिए इसको। देखो प्रोडक्ट तो है, सबसे पहली बात, क्योंकि उसे खरीद लिया, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं एक अच्छे प्रोडक्ट की। मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर ना हाइपोथेटिकल केस पढ़ाते हैं, जो ओरिजिनली एक बिज़नेस में होना चाहिए। हकीकत में बिज़नेस ऐसे नहीं चलते। तो प्रोडक्ट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड, मतलब प्रोडक्ट के बारे में जो है वो नोहा होनी चाहिए कि इसके क्या बुरे असरात हैं, क्या इसमें अच्छाई हैं, कि कुछ ऐसा तो नहीं कि इसमें मसला हो सकता है या फिर इसका इलेक्ट्रिसिटी से कोई ताल्लुक है। जैसे क्रीम्स होती हैं, उनका ये होता है कि फेस पर उनके कुछ बुरे असर भी पड़ जाते हैं, इवन कि कैंसर भी हो जाता है। तो वो कहते हैं इस मुतालिक कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए। प्रोडक्ट का एक नाम होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल प्रोडक्ट का एक नाम होना चाहिए, ताकि सबको याद रहे कि इस प्रोडक्ट का एक अच्छा असर था हमारी लाइफ में। उसके बाद हम हर वक़्त इसी को इस्तेमाल करेंगे, जैसे केएफसी का बकेट। उसके बाद प्रोडक्ट शुड बी अडैप्टेबल, यानी एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि खुद को टाइम के साथ-साथ और मार्केट के ट्रेंड के साथ-साथ चेंज कर सके। जैसे मोबाइल होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वक़्त के साथ-साथ वो बेहतर बैटरी टाइमिंग और बेहतर कैमराज़ को देखते हैं। तो फिर वो ट्रेंड के साथ-साथ चेंज होते हैं। हकीकत ये है कि ट्रेंड वही बनाते हैं, और यही चीज़ हकीकत होती है बेसिकली। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट, तो ये देख लेना। पढ़ लेना यार, आसान सा है, इसमें कुछ भी नहीं है। बस मेन बात थी ऊपर वाली, कि ये बात समझना कि प्रोडक्ट होता क्या है। अच्छा, फिर है प्रोडक्ट की टाइप्स कौन-कौन सी होती हैं। देखो प्रोडक्ट की ना 2 मेन टाइप्स हैं। ये पूरा प्रोडक्ट वाला टॉपिक अच्छे से समझ लो, यही चैप्टर के अंदर है और कुछ भी नहीं। 2 मेन टाइप्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब मैं एक लाइन बताता हूँ, वो लिख लो। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का ताल्लुक बिज़नेस एक्टिविटीज़ से है। लिख लो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का ताल्लुक
बिजनेस एक्टिविटीज से है, जबकि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का ताल्लुक बिजनेस एक्टिविटीज से नहीं है। यही एक लाइन ही इन दोनों को डिफरेंशिएट करती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का ताल्लुक बिजनेस एक्टिविटीज से है। एक जो मेन डेफिनेशन इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है, अब मैं वो पढ़ाता हूँ। ये वो डेफिनेशन है जो कि मैंने बताई है ताकि आपको सारा समझ आ जाए। वो कहते हैं वो प्रोडक्ट जो एक आदमी खरीदता है अपने यूज के लिए वो होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट जो आदमी खरीदता है अपने बिजनेस के लिए या फिर उसको आगे बेचने के लिए वो होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। यही बात मैंने की नहीं थी? कोई फर्क है इसमें? नहीं। मैंने पहले आसानी से बता दिया कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का ताल्लुक जो होता है बिजनेस एक्टिविटीज से होता है। ये जो लाइनें मैं बता रहा हूँ ये मजाक नहीं है, क्योंकि आगे पूरा पूरा पेज ही सिर्फ इन्हीं एक लाइन पर जो है वो डिपेंड करता है। एक लाइन आपको आती होगी तो फिर आपको ये चैप्टर पढ़ने की भी जरूरत नहीं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जो आदमी अपने लिए खरीदता है? देखो अलग तरह की डेफिनेशन है, बस और कुछ नहीं है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या होता है? जो इंसान इसलिए खरीदता है ताकि उससे बिजनेस कर सके, उसको आगे बेच सके या उससे मजीद कोई सामान बना सके। एक और लाइन देखो इन्होंने क्या लिखी हुई डेफिनेशन पढ़ो। तो कहते हैं प्रोडक्ट्स bought by the end user are called consumer products। एंड यूजर का मतलब अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूँ तो मैं ही उसका एंड यूजर हूँ, मैं ही उसका एंड यूजर हूँ। नहीं बात समझ आई? मैंने शर्ट खरीदी तो मैं ही पहनूं और फिर जब वो शर्ट फट जाए, बहुत पुरानी हो जाए तो फेंक दूं, बस खत्म बात। तो ये क्या है? और वो प्रोडक्ट्स देखो, अगर इंडस्ट्री प्रोडक्ट की डेफिनेशन पर अगर हम जाते हैं, दीज आर द प्रोडक्ट्स व्हिच आर यूज्ड एज इन, चलो मैं समझाता हूँ। हाँ, इस देखो ना इसकी पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ है अनलाइक कंज्यूमर गुड्स दीज आर नॉट फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, कि इसको डायरेक्ट कंजम्पशन में नहीं होता है। एक बंदा खरीदता है तो फिर इसको आगे बेच देता है, डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए नहीं होता। ये सब कुछ समझ आएगा, टेंशन नहीं। कंज्यूमर प्रोडक्ट समझ आ गया यार, कैसा प्रोडक्ट जिसका बिजनेस एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने शर्ट खरीदी पहनने के लिए, मैंने खाना खरीदा खाने के लिए, मैंने अगर कोई बुक खरीदी तो पढ़ने के लिए। कि अगर मैं बुक इसलिए खरीदता हूँ कि मैं पढ़ लूँ और उसके बाद इसको बेच दूँ और इस तरह से, तो फिर ये कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि एंड यूजर मैं नहीं रहा, एंड यूजर कोई और बन गया। समझ नहीं आई बात की? तो एंड यूजर अगर मैं हूँगा तो मेरे लिए कंज्यूमर प्रोडक्ट है। अच्छा, कंज्यूमर प्रोडक्ट क्लियर हो गया होगा ना यार? हाँ, कंज्यूमर प्रोडक्ट जो होता है वो एक आदमी अपने लिए खरीदता है, जबकि इंडस्ट्री प्रोडक्ट जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज के लिए होता है। अच्छा, कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है ये तीन तरह के होते हैं, कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट और स्पेशलिटी प्रोडक्ट। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नाम से आपको समझ आ गया होगा। कन्वीनियंस प्रोडक्ट का मतलब वो प्रोडक्ट जो कि डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, जैसे दाल चावल चीनी मिल्क वगैरह। तो ये इंसानी कन्वीनियंस के लिए होते हैं, तो ये कन्वीनियंस प्रोडक्ट होते हैं। अब अगर कोई बंदा दाल चावल चीनी वगैरह ले रहा है तो वो यकीनन अपने लिए ले रहा है। हाँ, जाहिर सी बात है वो आगे बेचने के लिए भी ले रहा है। तो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर ये टैग तो नहीं लगा होता ना कि ये हमने खुद इस्तेमाल करना है या आगे देना है। तो ये सिर्फ सोच होती है कि अगर मैं ये ले रहा हूँ आगे बेचने के लिए तो ये इंडस्ट्री प्रोडक्ट है, और अगर मैं अपने लिए ले रहा हूँ तो कंज्यूमर प्रोडक्ट है। ये बात याद रखना, कोई प्रोडक्ट क्लासीफाई नहीं होते, कुछ हैं जिनको क्लासीफाई किया गया, लेकिन कोई सारे प्रोडक्ट्स पे ऐसे टैग नहीं लगा हुआ कि ये इंडस्ट्रियल है, ये कंज्यूमर है, नहीं। वो है इसके पर्पज पर, खुद चाहिए तो कंज्यूमर, दूसरों के लिए ले रहे हो तो फिर इंडस्ट्रियल। शॉपिंग प्रोडक्ट जो शॉपिंग के लिए फर्नीचर वगैरह लेते हैं, सोफा कपड़े वगैरह, तो ये सारे क्या शॉपिंग है, तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट तो ना हुए ना, मतलब मैं महंगे कपड़ों की बात करूँ। अच्छा, फिर आते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट। वो जो स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे महंगी घड़ियाँ और महंगी गाड़ियाँ लेना। ठीक है, अगर शोरूम के लिए ले रहे हो तो फिर ये कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि एंड यूजर कोई और बंदा होगा, मैं नहीं हूँ। लेकिन अगर अपने लिए ले रहे हैं तो फिर ये यकीनन क्या है, कंज्यूमर प्रोडक्ट। कुछ भी नहीं यार, आपको नामों से ही पता चल जाना चाहिए कि बेसिकली ये तीनों प्रोडक्ट्स क्या बताना चाहिए। फिर आता है जी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की अगर आप ये देखो पहले वो पढ़ लो, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि दीज आर द प्रोडक्ट्स व्हिच आर यूज्ड एज इनपुट्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग अदर प्रोडक्ट्स। वो कहते हैं कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि जिनसे हम अदर प्रोडक्ट बनाते हैं बेचने के लिए, या फिर इसी को महंगा बेच दो, बिजनेस ही करना है ना। ठीक है, समझ आ रही है ना? एक इस तरह से होता है कि आप कंप्यूटर लेते हो और उसके बाद उस कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग करते हो, या फिर फाइवर वगैरह जो फ्रीलांसर्स होते हैं एडिटिंग करते हैं वगैरह, उससे पैसे बनाते हैं, या फिर आप वो कंप्यूटर महंगा बेच दो। ठीक है ना? दोनों सूरतों में वो आपका नहीं है, वो सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए है, तो वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। तो यहाँ देखो ना लिखा हुआ है दूसरी लाइन में, दे आर मेड फॉर बिजनेस एंड नॉन पर्सनल यूज। क्लियर हो गई बात ना? अपने लिए रख रहे हो, मूवी शूवीज देख के एक दिन तबाह हो जाएगा तो वो फिर कंज्यूमर है। उसके बाद रॉ मटेरियल्स है। ठीक, जैसे कंज्यूमर की 3 टाइप्स हैं, इसकी भी 4 हैं, अभी सारा समझ आ जाएगा। अच्छा, उन्होंने ना एक बात की हुई है तकरीबन इसके चौथे पैराग्राफ की दूसरी लाइन में लिखा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बायर इज मोर कॉस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड कॉन्शियस एंड मोर डेलिबरेटिव देन द कंज्यूमर प्रोडक्ट बायर। वो कहते हैं जो इंडस्ट्री प्रोडक्ट खरीदने वाले होते हैं ना, ये ज़रा क्वालिटी बेहतर चाहते होते हैं, क्योंकि इन्होंने फिर आगे चीज़ बेचनी होती है ना, ये कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो जो हमें खुद के लिए चाहिए वो तो हम कहते हैं चलो यार छोटी-मोटी एलसीडी कंप्यूटर हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस हमारा काम चल जाए। तो बस इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, क्योंकि यही इस पूरे के अंदर पढ़ने वाली है। किस तरह से पूछ सकते हैं ना, तो पेपर में भी ऐसा होता है।
खैर, अच्छा जिस तरह से 3 टाइप्स थी इसकी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, वैसे ही 4 टाइप्स होती हैं हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। अब ये चारों आप देख लो, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स, कैपिटल आइटम्स और सप्लाइज। ये चारों क्या है? ये चारों इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। रॉ मटेरियल, मिसाल के तौर पर फर्नीचर बनाते हैं तो जो रॉ मटेरियल होता है लकड़ी हमारे पास, तो वो क्या होती है? हमने उसे फर्नीचर बना के बेचना है, क्या ये बिजनेस पर्पज है? खुद से सवाल पूछो। हाँ है, तो फिर रॉ मटेरियल हो गया जी हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। लेकिन सोचो अगर हमने लकड़ियाँ ली हैं घर में जलाने के लिए ताकि खाना शाना बन जाए, ये खुद से सवाल करो ना, तो वो क्या बिजनेस पर्पज है? नहीं, तो वो क्या होगा? कंज्यूमर। फिलहाल देखो, फिर उसको रॉ मटेरियल नहीं कहोगे ना, क्योंकि आप लकड़ी से कुछ बना तो नहीं रहे ना, उसी लकड़ी को जला रहे हो। जब लफ्ज आता है रॉ मटेरियल, तो फिर ये बात पक्की है कि ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। ये क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। फिर आते हैं मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स। कुछ एक तो चलो ये रॉ हो गया, कुछ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे गाड़ी बनाने के लिए कुछ ऐसी कंपनी है सिर्फ टायर्स बनाती हैं, कुछ सिर्फ बोनेट्स बनाते हैं, कुछ शीशे बनाते हैं, सिर्फ स्टेयरिंग्स बनाते हैं। तो अब वो क्या है? ये सब भी, इसको भी आगे मैन्युफैक्चर्ड होना है और फिर एक नया प्रोडक्ट बनेगा जो किसी और के पास जाएगा। तो ये जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स होते हैं, ये भी हमारे पास इंडस्ट्रियल होते हैं, क्योंकि इनका काम क्या होता है? बिजनेस। खुद से पूछो, बिजनेस एक्टिविटी से कोई रिलेशन है इस प्रोडक्ट का? है तो इंडस्ट्रियल, नहीं है समझिए। फिर आता है कैपिटल आइटम्स। कैपिटल आइटम्स क्या होते हैं? जैसे इंडस्ट्री होती है तो उसके अंदर मशीनरीज लगी होती हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। आइसक्रीम की इंडस्ट्री है या किसी भी किस्म की पैकेजिंग की है, कोल्ड ड्रिंक्स की है, तो फिर मशीनरीज होती हैं बड़ी बड़ी। फिर वो जो मशीनरीज खुद, एक तो प्रोडक्ट है, एक तो जो लकड़ियां आई हैं हमारे पास फर्नीचर बनाने के लिए, फिर जो लकड़ियों को हमने एकदम तराश तराश के उनके पीसीस बना लिए हैं, फिर उसके बाद जिन मशीनों से उनको तराशा गया है, वो है कैपिटल आइटम्स। तीनों फॉर्म जो इस टाइम प्रोडक्ट हैं, ये तीनों की तीनों इंडस्ट्री है। रॉ भी, या फिर हाफ मैन्युफैक्चर्ड भी, और फिर ये आगे जो मशीनरी है जिनके जरिए सब करते हैं कैपिटल आइटम्स। अच्छा, यहाँ पर ना आकर थोड़ा सा मसला होता है कुछ लोगों को। वो कहते हैं कि यार अगर हम मशीनरी लेते हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है, तो मशीन कौन सा प्रोडक्ट है? कंज्यूमर या फिर इंडस्ट्रियल? क्योंकि अगर हम देखें तो वो तो हमने खुद नहीं यूज करनी है, और हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो प्रोडक्ट एंड यूजर के पास जाता है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है। मशीन तो हमने आगे नहीं बेचनी ना, मशीन तो आगे नहीं बेचनी, प्रोडक्ट आगे बेचना है, तो मशीन कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं होगी। ये फिर इस उनके लिए मसला बनता है जिन्होंने मेरा लेक्चर नहीं देखा होता, क्योंकि मैंने ये कहा है कि आपको एक लाइन जो लिखनी है वो लिखो, और वो लाइन ये है कि जिस चीज का ताल्लुक बिजनेस से होगा वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, बात खत्म, किताब फाड़ दो। जिस चीज का ताल्लुक बिजनेस से होगा वो इंडस्ट्रियल। क्या आपने मशीनरी अपने घर में बच्चों को सुलाने के लिए लिया है? नहीं, आपने लिया है ताकि इससे मजीद प्रोडक्ट्स बन सकें। तो फिर इसी वजह से मशीनरी, चाहे उसका एंड यूजर आप हो, आप कंज्यूम करोगे, उसको आगे किसी को नहीं देने वाले, कभी नहीं दोगे, शायद वो वहीं पर तबाह सड़ जाए। तो मान लेते हैं, नहीं देते, ठीक है, बेच देते हैं जब पुरानी हो जाती है। तो उस वक्त जब आपको ये पता है कि मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा, तो आप कहते हो कंज्यूमर है? नहीं भाई, बिजनेस एक्टिविटी से मतलब जो भी प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्रियल है, बात खत्म। इसलिए मैं कहता हूँ जो लाइन मैं लिखवाता हूँ उसे पढ़ो, बाद में फिर किताब को पढ़ना। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं सप्लायर्स। सप्लायर्स का एक और नाम होता है, इसको लिखो कंज्यूमेबल्स। सप्लायर्स से क्या बोलते हैं? कंज्यूमेबल्स। सप्लायर्स ये होता है कि ये भी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए होते हैं, लेकिन ये नजर नहीं आते। मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिनके बगैर जो बिजनेस एक्टिविटी है उसको अफेक्ट पड़ जाता है, लेकिन फिर भी ये बात नोट नहीं कर सकते लोग ज्यादा, क्योंकि इसका जो इन्फ्लुएंस होता है ना, होता है इन्फ्लुएंस इसका ज्यादा है, दिखता नहीं है। इसका इन्फ्लुएंस होता ज्यादा है लेकिन दिखता नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर मशीनरी है जो कि प्रोडक्ट्स बना रही है, ठीक है, वो मोबाइल फोन्स बना रही है। उस मशीनरी में ना डेली ऑयल डाला जाता है थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे से वर्क कर सके। डेली डाला जाता है थोड़ा सा। लेकिन जो यार अगर महीना ना डालें उस मशीन पे इफेक्ट पड़ेगा? बहुत कम, लेकिन पड़ेगा इफेक्ट। इस तरह से कुछ महीनों बाद तो काफी ज्यादा इफेक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि डेली उसमें ऑयल डालते थे। ये ऑयल ही है सप्लाईज, क्योंकि किसी को नजर नहीं आता, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कितना जरूरी है ये। क्योंकि अगर हमने इसको कुछ ऐसे ना डाला तो शायद मैन्युफैक्चरिंग खराब हो जाए, इतनी बड़ी मशीनरी भी सही से काम ना करे। तो सप्लाईज का ये मतलब होता है कि ऐसी चीजें जिनका इन्फ्लुएंस होता है लेकिन नजर नहीं आता, तो ये भी क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। अब देखो ना, उन्होंने मुश्किल मुश्किल करके ये चीज बताई है। मुझे सिर्फ इतना बताओ, वो जो हम ऑयल डाल रहे हैं मशीन अच्छे से काम करने के लिए, वो उस ऑयल का मकसद क्या है? क्या उसका बिजनेस से कोई ताल्लुक है या नहीं? क्या उस ऑयल का बिजनेस से कोई ताल्लुक है या नहीं? बिल्कुल है। ऑयल नहीं डालेंगे मशीन नहीं चलेगी, मशीन नहीं चलेगी, प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, बिकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं तो बिजनेस नहीं होगा।
तो इसी वजह से जो भी चीज़ जिसका बिज़नेस से ताल्लुक होता है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होती है। अच्छा यहाँ पर ना लिखा हुआ है कि दूसरी लाइन में, these products are consumable, supplies are high, gene requirements whose presence does not directly matter, but then shortage can have a significant effect। कोई बात मैंने की इस लफ्ज़ को हल्के में मत लेना। ये जो इन्होंने कहा है supplies are the high gene requirements, इसको इंसर्कल कर लो, इसको इस तरह से यार ये करते होते हैं, ऐसे लफ्ज़ पूछ लेते हैं बड़े कि कौन सी रिक्वायरमेंट है सप्लाइज के लिए। अच्छा जी, अब एक और कॉन्सेप्ट जो आपने बचपन से अभी तक जैसा भी सुना होगा उसको मैं दोबारा गलत साबित करने वाला हूँ। जिस तरह से अभी तक प्रोडक्ट को गलत साबित किया और इस तरह से आगे आज गई है जी सर्विस। सर्विस क्या है? सर्विस क्या है? अभी मैंने आधा घंटा लगाया समझाने में। सर्विस भी एक प्रोडक्ट है, क्योंकि इसे मार्केट में पेश करते हैं। सर्विस भी एक प्रोडक्ट है, सर्विस भी एक प्रोडक्ट है। बहुत अजीब है सुनने में, लेकिन हकीकत ये है कि सर्विस भी एक प्रोडक्ट है। मैं एक बात बताता हूँ कुछ भी नहीं है वैसे इसके अंदर, लेकिन फिर भी आप समझो। सर्विस की सिर्फ एक अहम बात है कि सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते। ऊपर लिख लो। मैं ऊपर लिस्ट लिखवाता हूँ, लिखा पैराग्राफ में भी होता है। लेकिन फिर एक वक़्त आता है कि जब 4-4 चैप्टर्स का टेस्ट होता है, तो कौन बैठ के पूरा-पूरा चैप्टर पढ़ेगा? तो ऊपर जो लिखा हो सिर्फ उसी को पढ़ लेना। सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते, जो भी सर्विसेज़ हमें प्रोवाइड की जाती हैं, उसको स्टोर नहीं कर सकते। हम इसे एक ही बारी यूज़ करते हैं, जब हम पैसे देते हैं और खत्म। तो सर वो ऑनलाइन लेक्चर हाँ, हाँ, सुन ले, बात तो सुन ले। सर्विस को स्टोर नहीं करते, लिख लो। बस यही है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपको सिर्फ इतना समझना होगा, सर्विस एक तरह का प्रोडक्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट का ये मतलब नहीं होता कि कोई चीज़ नज़र आए। प्रोडक्ट वो होती है जो हम मार्केट में पेश करते हैं और वो सेलर्स पर, बायर्स पर इफ़ेक्ट डालती है, वो चीज़ होती है प्रोडक्ट। और इसी तरह से अगर हम निश्चित रोड पे जाएँ तो वहाँ पर इतनी सारे डॉक्टर्स हैं, वो जो डायग्नोज़ करते हैं, जो फीस लेते हैं सिर्फ़ अपनी सर्विसेज़ की, वो सब भी प्रोडक्ट ही हैं कि उन्होंने मार्केट के अंदर अपनी जगह बनाई हुई है। अच्छा, प्रोडक्ट्स को ना सेव नहीं कर सकते, प्रोडक्ट स्टोर नहीं होता किसी सूरत भी। तो फिर ये ऑनलाइन लेक्चर्स क्या होते हैं? ऑनलाइन लेक्चर्स क्या होते हैं और जो ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं, ये क्या होते हैं? क्योंकि अगर एक टीचर आपको पढ़ाता है फेस टू फेस, वो सर्विसेज़ दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप घर जाके ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ते हो, तो अगर वो सर्विस नहीं है, क्योंकि हमने अभी तो पढ़ा सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते, तो फिर वो है क्या? वो तो सर्विस ही है ना, हमें पढ़ा रहा है, वो कौन-सा हमें मोबाइल के ऊपर से हमें केएफसी के बर्गर फेंक रहा है, नहीं, दे तो हमें सर्विस रहा है वो। तो लेकिन सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते, तो फिर ये चीज़ क्या है? अच्छा देखो, अब एक और लाइन देखो, मैंने कहा ना चैप्टर थोड़ा-सा अजीब है। सर्विस के नीचे जो डिजिटल प्रोडक्ट है, स्टोर्ड सर्विस इज़ कॉल्ड डिजिटल प्रोडक्ट। तो जिस सर्विस को आप स्टोर कर लेते हो ना, जैसे ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, फिर उसको बोलते हैं सर्विस नहीं बोलते, उसको बोलते हैं डिजिटल प्रोडक्ट है। क्योंकि सर्विस स्टोर नहीं होती। जो सर्विस स्टोर हो जाए वो सर्विस नहीं होती, वो डिजिटल प्रोडक्ट होता है। फिर से सुन लो, इस सर्विसेज़ को स्टोर नहीं किया जाता और अगर हम देख रहे हैं कि अगर ऑनलाइन लेक्चर्स हैं और कुछ यहाँ पे डॉक्टर्स हैं जो ऑनलाइन भी इलाज करते हैं, तो ये सब क्या है? ये सर्विस दे रहे हैं, लेकिन सर्विस स्टोर नहीं होती। इसलिए इसको सर्विस नहीं कहना आएगा, ये होता है डिजिटल प्रोडक्ट। कोई आपसे पूछे सर्विस को स्टोर कर सकते हैं? हाँ, सर्विस को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसको डिजिटल प्रोडक्ट नहीं, सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते। इसको एक नई चीज़ है, इसका नाम है डिजिटल प्रोडक्ट, बस इतना याद रखना। हम जो स्टोर्ड सर्विस है, सिर्फ़ समझाने के लिए बता रहा हूँ, उसको डिजिटल प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? ठीक है, हमें पता है कि वो डिजिटल है क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह डिजिटल टर्म सही है, लेकिन क्या कोई और तरीका है कि हम सर्विस को इस तरह स्टोर कर सकें? कोई और तरीका सोशल मीडिया के अलावा? कोई और तरीका? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, यकीन जानो। इसी वजह से हम डिजिटल प्रोडक्ट्स कहते हैं क्योंकि ये वाहिद तरीका है जिसके अंदर सर्विस को स्टोर कर सकते हैं और फिर इसी को ही हम डिजिटल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह हैं, ये कोई सर्विस नहीं होती, ये डिजिटल प्रोडक्ट होता है। क्लियर है यार? उसके बाद नीचे देखो तो ये टेबल बना हुआ है, इसको ज़रूर पढ़ लेना। हाँ, एक बारी और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ तो मुश्किल चीज़ें हो गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल प्रोडक्ट ही था, उसके अलावा कुछ मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है जी हमारे पास डेवलपिंग अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कि हमने मार्केटिंग की एक स्ट्रैटेजी बनानी है और याद है ना मार्केटिंग क्या होता है? टू सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ो तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो मैं आपको कहता हूँ कि आप ऊपर 2 लाइनें लिखो। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी 2 तरह से बनती है, मतलब किसी भी हमने मार्केटिंग करनी है अगर और उसकी स्ट्रैटेजी है वो 2 तरीकों से होती है। सबसे पहला तरीका है सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट, सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट मतलब जो टारगेट मार्केट है उसको सिलेक्ट करना होता है। और नंबर 2 पे आता है मार्केटिंग मिक्स बनाना, सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट एंड नंबर 2 क्रिएशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स, सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट एंड नंबर 2 क्रिएशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये 2 चीज़ें, इन्हीं दोनों पर काम कर हम एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसके बाद बिज़नेस अच्छे से चलता है। ये है क्या? देखो टारगेट मार्केट क्या है मतलब इस चीज़ का? मतलब हम अपनी एक मार्केट को
टारगेट करते हैं। अब एक बंदा है, वो चाहता है कि वो अच्छे लेवल पर कपड़े बेचे, क्योंकि उसके पास है कैपिटल, अच्छा पैसा है और वो एक अच्छी शॉप, एक अच्छा ब्रांड बनाना चाहता है। तो आपको क्या लगता है कि उसको निश्चित रोड पर अपनी शॉप खोलनी चाहिए या ब्रांड रोड पर? है? तो मेरे ख्याल से यकीनन जो हमेशा से डेमोक्रेसी रही है, वोट्स आए होंगे ब्रांड रोड के। तो ब्रांड रोड पर खोलना शॉप ये बात वाज़ेह करता है कि हम अपने प्रोडक्ट के मुताबिक एक टारगेट मार्केट चुनते हैं, जो कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का पहला पॉइंट है। और इसी तरह से टारगेट मार्केट को चुनना पहला पॉइंट होता है। और अगर आप नहीं चुनते तो आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी। निश्चित रोड पे आप खोल दोगे दुकान अच्छे कपड़ों की, ठीक है, और फिर आप ब्रांड रोड पर एक बड़ी सारी फार्मेसी खोल दोगे, क्या पता चल जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हो सकता है वहाँ पे कपड़ों की दुकान ही ना हो, आपकी ज़्यादा चल जाए, और यहाँ पर कोई फार्मेसी ना हो, आपकी यहाँ ज़्यादा चल जाए। लेकिन बात ये है कि अपने बिज़नेस के लिए हमें टारगेट मार्केट चुननी पड़ती है। और वो आपको तरीका समझ आ गया है। अभी इस टारगेट मार्केट की आगे बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं जो मेन बात है वो समझाना चाह रहा हूँ। अभी मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स होता है मार्केटिंग बेसिकली। जैसे मैंने बताया था कि आपको प्लानिंग करनी होती है, फिर प्राइस फिक्स करनी होती है, फिर प्रमोशन करनी होती है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। इसको बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। मतलब मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग के मेथड को ही मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। अच्छा, ये नीचे वाला पैराग्राफ सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट इसको पढ़ लेना। वैसे जो बात थी वो मैंने बता दी। फिर आता है मार्केट सेगमेंटेशन। कि मार्केट के हमने सेगमेंटेशन करनी है, मतलब मार्केट को हमने अलग करना है। ये हम क्यों कर रहे हैं? टारगेट मार्केट ढूँढने के लिए। टारगेट मार्केट ढूँढने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए देखा है कि पहला पॉइंट होता है आप टारगेट मार्केट ढूँढो। तो उसके लिए हम मार्केट सेगमेंटेशन कर रहे हैं, यानी मार्केट्स को आपस में अलग कर रहे हैं ताकि जो मार्केट हमें चाहिए वो हमें वाज़ेह हो जाए। अब इसके भी 2 मेथड हैं कि अगर आप टारगेट मार्केट ढूँढना चाहते हो ना, इसके आप 2 मेथड हैं, लिख दो। पहला होता है कि आप टोटल मार्केट बना लो, दूसरा होता है आप सेगमेंटेड मार्केट बना लो। क्या होता है? आप टोटल मार्केट बना लो, लिख लो ऊपर, लिख लो। टोटल मार्केट बना लो या सेगमेंटेड मार्केट बना लो। मिसाल के तौर पर अगर आप चावल, दाल, चीनी इन चीज़ों की मार्केट बनाते हो, तो आपको क्या लगता है आपके पास हर तरह के लोग आएँगे या नहीं आएँगे? और यहीं पर आप एक मार्केट बनाते हो डायपर्स की, तो क्या अभी 2 मार्केट हैं, ठीक है? 2 दुकानें समझ लो चलो। इनमें से कौन-सी ऐसी दुकान है आपको लगता है कि इस दुकान में हर किस्म का बंदा आएगा, लेकिन ये दूसरी दुकान में मखसूस लोग आएँगे? एक है आपने चावलों की दुकान खोली हुई है और एक डायपर्स की, कितना अजीब कॉम्बिनेशन है। तो यकीनन जो चावल वाली दुकान है, दाल-चावल, वहाँ पर हर तरह के लोग आएँगे, क्योंकि ये सबकी ज़रूरत है। चाहे कोई जितना अमीर हो, जितना गरीब हो, वो अलग बात है, महँगा-अमीर खरीद रहे हैं, खैर वो लेकिन वो आएँगे ना। लेकिन जो डायपर्स में है, ज़ाहिर है वो एक ख़ास तबका आएगा, जिनका अभी-अभी बच्चा होगा छोटा-सा और उनको इसकी ज़रूरत होगी। बस इन्हीं दोनों को ही अगर आप समझ गए तो ये दोनों समझ आ गई। कि टोटल मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर हर तरह का बायर मुयस्सर होता है। लेकिन अगर आपने मार्केट को कर दिया स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कर दिया, तो फिर क्या होगा? उसको बोलते हैं सेगमेंटेड मार्केट। इससे ये होगा कि सेगमेंटेड मार्केट के अंदर खास तबका आता है, लेकिन वो सारा आएगा ही नहीं अपनी सामान लेने के लिए। और टोटल मार्केट के अंदर सारे लोग आएँगे, चाहे वो थोड़े आएँ, ज़्यादा आएँ। तो दोनों बेसिकली रहते बैलेंस्ड ही हैं। तो ये 2 मार्केट मार्केट को हम 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। किस हिस्से में कि आप एक टोटल मार्केट बना लो या सेगमेंटेड मार्केट बना लो। इसको पढ़ लो, पढ़ोगे तो बेहतर है। मार्केट सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है? अभी जो मैंने कहा कि अगर आप लोगों को उनकी ज़रूरियात, उनके जो भी उनका लाइफ़स्टाइल है, उस बेसिस पर आप ऐसी मार्केट बनाते हो जो कि उनको अलग कर देता है। जैसे आप एक टॉय शॉप बनाते हो, टॉय शॉप के आगे ही आप जो है वो क्लोथिंग का एक ब्रांड बना लेते हो, ठीक है? उससे आगे आप कोई मोबाइल शॉप कर लेते हो। तो ये क्या है? उसका ये जो है वो ज़ाहिर है छोटे बच्चों के लिए आपने एक मार्केट बनाई है। उसके बाद आगे चले जाएँ जो कपड़ों वाली है तो अडल्ट्स के लिए आपने बनाई है, उनको ज़्यादा कपड़े चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद उससे आगे चला जाए मोबाइल फ़ोन्स तो फिर तो थोड़ा अडल्ट से ऊपर आ जाते हैं कुछ साल। मतलब मैं सिर्फ़ समझाना ये चाह रहा हूँ कि हम मार्केट को ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ़स्टाइल किन बेसिस पे हम मार्केट को तोड़ सकते हैं, ये भी आगे बताया हुआ है। लेकिन आपको समझना है कि कुछ बेसिस ऐसी होती हैं जिन पे हम मार्केट को अलग कर सकते हैं। और बेहतर ये है कि जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप वहाँ पर वही चीज़ जाके बेचो। ये कहने का मतलब है। तो ये है सेगमेंटेड मार्केट बनाना, कि आपने बच्चों के लिए अलग बना दी, बड़ों के लिए अलग बना दी। बच्चों के लिए अलग बना दी और बड़ों के लिए अलग बना दी। तो ये क्या होता है सेगमेंटेड मार्केट्स होती हैं और इस मार्केट को बनाना, सेगमेंटेड मार्केट को बनाने को ही मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसान बात है जिसको बार-बार नहीं समझाना चाहिए।
क्या कहते हो? क्या कहते हो? ठीक है, ठीक है। मार्केट की सेगमेंटेशन कैसे की जाती है? कि हम आखिर किस बिना पर ये कहते हैं कि ये एक अलग मक्सद तबके की मार्केट है, ये बच्चों की है, ये बड़ों की है, ये बहुत ज़्यादा गरीबों की है, मिडल क्लास की है, बहुत ज़्यादा अमीरों की है। कैसे होता है ये सब? जैसे कॉलोनीज़ को देख लो आप, पीएचए और कुछ विला, बाकी वापटा टाउन वगैरह। वो कहते हैं 3 ऐसे तरीके हैं, जिनके ज़रिए आप मार्केट की सेगमेंटेशन कर सकते हो। सबसे पहला है डेमोग्राफिक, फिर है जियोग्राफिक और फिर तीसरा होता है साइकोग्राफिक। यहाँ पे सोशल फैक्टर्स भी लिखा हुआ है एक ही बात। डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, साइकोग्राफिक। इसके नीचे देख लो सोशल फैक्टर्स नीचे साइकोग्राफिक, मतलब इंसान की साइकोलॉजी। डेमोग्राफी का मतलब है कि पर्सनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी इंसान की पर्सनली, आप उस बेस पर मार्केट की सेगमेंटेशन करते हो। पहली लाइन अगर पढ़ोगे तो इसमें एज, सेक्स, रेस, एथनिसिटी, इनकम, एजुकेशन और इन बेस पर ये हर आदमी की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक जगह कॉलर बना दिया और ठीक उसके साथ आपने क्रिकेट ग्राउंड बना दिया नेटवर्क, तो वाज़िह सी बात है आप क्या करना चाह रहे हो। तो आप जो है वो स्पेसिफिक ग्रुप को हासिल करना चाह रहे हो और यहाँ पर आपने जो मार्केट सेगमेंटेशन की है, वो किन बेसिस पे की है? वो की है सेक्स की बेस पे, कि एक तरफ फीमेल होंगी और एक तरफ मेल। फिर एज की बेस पे भी हो सकता है ना, कि कहीं पे टॉयज़ हो गए और टॉयज़ पहले फ्लोर पे टॉयज़ हो गए, ऊपर वाले फ्लोर पे कपड़े हो गए, फिर उससे ऊपर वाले फ्लोर पे सैलून हो गया, ठीक है, बड़े लोगों के लिए जिनको सिर्फ आराम चाहिए या फिर लग्ज़री प्रोडक्ट्स हो गए। बच्चों को तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, उनको बस चमकने वाली चीज़ चाहिए। तो ये अब किया तो वही हमने, जो हमने पिछले सिनेरियो सैलून और क्रिकेट ग्राउंड वाले सिनेरियो में किया था, हमने की मार्केट सेगमेंटेशन। लेकिन अब इस बारी किस बेस पर की हमने? एज की बेस पे। और ये सब क्या है? ये पर्सनल ट्रेट्स होते हैं इंसानों के। तो इनको बोलते हैं कि हमने डेमोग्राफिकली मार्केट की सेगमेंटेशन की। फिर वो कहते हैं जियोग्राफिकली भी की है। जैसे जियोग्राफिकली किस तरह से? कि ज्योग्राफी के एतबार से अब सर्दियों में बर्फ बेचो, हुँ? और गर्मियों में हीटर बेचो। मेरे ख्याल से आपसे ज़्यादा बेकार और लॉस में जाने वाला कारोबार किसी का भी नहीं होगा। क्योंकि जो मार्केट सेगमेंटेशन है, आपको ये देखना चाहिए ज्योग्राफिया के एतबार से कि हमने किस तरह की मार्केट बनानी है। एक जगह है मिसाल के तौर पे अगर हम स्कर्दू वाली साइड चलो बोल देते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और मेरा कपड़ों का कारोबार है। मैं वहाँ पे लॉन थोड़ी लेके जाऊँगा यार। मैं वहाँ कोशिश करूँगा कि ऐसे कपड़े हों, लेदर वगैरह, जैकेट्स जो कि ठंडी हों और उसके बाद कुछ इलाके मुल्तान भी जिनमें शामिल है और बलूचिस्तान के इलाके बिल्कुल ही अगर हम वेस्ट वाली साइड पे देखें तो फिर वहाँ बहुत गर्मी होती है, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें बेचने से नुकसान है, वहाँ आपको सिंपल कपड़े बेचने चाहिए। खैर वहाँ पैंट शर्ट बेचो तो सही। खैर बात ये है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेगमेंट करते हो, मार्केट सेगमेंटेशन करते हो, लेकिन इस बार आपने ये नहीं सोचा कि मैं ये इस तरह से करता हूँ कि बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग और बूढ़ों के लिए अलग। नहीं, आपने कहा नहीं, गर्म इलाकों के लिए अलग, सर्द इलाकों के लिए अलग। फिर आपने बच्चे-बूढ़े नहीं देखे, फिर आपने हर तरह के कपड़े बनाए। तो फिर आपने यहाँ पे डिवीज़न की ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी। तो फिर हम कहते हैं ये भी एक बेस रखी जा सकती है डिवीज़न के लिए, मार्केट सेगमेंटेशन के लिए। तो तीसरा आता है साइकोग्राफिक सोशल फैक्टर्स लाइफ़स्टाइल के बेस पर आप जो है वो करते हो, डिवीज़न्स करते हो अपने मार्केट में। अब जैसे अगर आप इधर चले जाओ डीएचए वाली साइड पर, तो वहाँ पे उन चीज़ों की प्राइसेज़ वो नहीं होती जो कि आम कॉलोनियों में होती हैं। क्योंकि वहाँ वो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं और उनको कोई मसला नहीं होता। तो बेचने वाला बेवकूफ़ नहीं है, उसने महँगी की भी इसलिए है क्योंकि उनको मसला नहीं होता खरीदने में उनको। तो अगर आप इस तरह से ज़ाहिर है उसकी अब जो जिसने दुकान बनाई है वहाँ पर उसकी ज़मीन इतनी महँगी होगी, उसने खर्चा भी किया और वो खर्चा वसूल कर रहा है। ऐसा नहीं है वो कुछ गलत कर रहा है, उसको ज़मीन भी महँगी मिली है वहाँ पर। तो अगर आप लाइफ़स्टाइल की बेस पर मार्केट में सेगमेंटेशन करते हो, जैसे मिसाल के तौर पर छोटे-छोटे मोहल्लों में, अब वहाँ रेड बुल कोई बंदा लेके बैठ जाए, समझ रहे हो ना बात को? और बड़े डीएचए वगैरह में सस्ते से जूस लेके बैठ जाए, तो दोनों ही नुकसान में हैं। तो उन्होंने सही ना नहीं की सेगमेंटेशन, तो उसको चाहिए सस्ते जूस से छोटे से मोहल्ले में डाले और रेड बुल वगैरह ये ड्रिंक्स ज़ाहिर है महँगी, मैं सिर्फ़ यार एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अभी मुझे जज नहीं करना। तो ये इन जगहों पर होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये भी वही मार्केट सेगमेंटेशन की है लेकिन किस बेस पर? क्या आपने ये देखा है बच्चों बूढ़ों के लिए? नहीं। क्या आपने गर्मी-सर्दी देखी है? नहीं। इस बारी लाइफ़स्टाइल देखा है।
साइकी देखी है लोगों की, तो इसीलिए इसको साइकोग्राफिक डिवीजन बोलते हैं। तो वैसे बहुत से हो सकते हैं और, लेकिन मेनली यहाँ पे बताया हुआ इन 3 तरह से भी आप मार्केट सेगमेंटेशन कर सकते हो। क्लियर है या नहीं? फिर आता है जी मार्केटिंग मिक्स। क्लियर हुआ या नहीं? देखो मार्केटिंग मिक्स जो है, मैंने पहले बताया था मार्केटिंग करने को ही मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। मार्केटिंग मिक्स के बहुत ही, इस पेज को अगर छोड़ो, अगर हम अगले पेज पे जाते हैं तो यहाँ मार्केटिंग मिक्स के ये लिखो मार्केटिंग मिक्स 4 पीस, 4 पी होते हैं। कितने पी? 4। प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस। एक 5वां पी भी होता है, वो मैं बताऊंगा, वो अभी भी ऐड हुआ है, मशहूर यही है। देखो डायग्राम के अंदर भी नहीं है 5वां पी, लेकिन उन्होंने थ्योरी में लिखा हुआ। 5वां पी होता है पीपल। ये होता है मार्केटिंग मिक्स, किस तरह से मार्केटिंग करनी है। सबसे पहला होता है प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट का मतलब कि मैंने पानी की बोतल बनाई ऐसे, तो अगर मैं किसी को पढ़ाऊँ वो प्रोडक्ट नहीं है? बिल्कुल है यार, कोई भी चीज़ मार्केट में पेश करते हो प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हमने किसी भी तरह प्रोडक्ट बनाया, प्लानिंग करके, फिर के लोगों से हमें पता चला कि यार यहाँ पे ना लिटरेसी की बहुत कमी है, ये कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है, कोई पढ़ाता ही नहीं है, तो यूट्यूब चैनल बना लो। क्या मतलब? नहीं, मेरा वो कहने का मतलब नहीं। तो फिर जब ये सब हो जाता है तो फिर आप करते हो प्राइसिंग। एक और पी आ गया, प्राइस सेट करते हो कि हाँ इस प्राइस पर ये लेक्चर्स हैं, वैसे मेरे लेक्चर फ्री हैं, इस प्राइस पर ये सामान है वो आपको मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये आपने कर ली प्राइसिंग। अच्छा ये बताओ, मार्केट मैंने जो मार्केटिंग डेफिनेशन बताई थी उसमें इसमें कोई फ़र्क है? मर्ज़ी है यार। फिर उसके बाद आता है प्लेसिंग। प्लेसिंग का मतलब है कि आखिर हमने वो मार्केट कौन-सी चुनी है ये अपना सामान बेचने के लिए। जैसे अगर लेक्चर्स होते हैं तो हम मार्केट चुनते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। समझ रहे हो ना बात को? और लेक्चर को अब मैं सिनेमा में तो नहीं चला सकता, सिनेमा थिएटर्स में। और इसी तरह से मैंने बताया था कि अगर आपको फार्मेसी खोलनी है तो बेहतर ये है आप निस्तर रोड पे खोलो। और अगर कपड़ों की दुकान खोलनी है, क्योंकि देखो ना एक इंटेंशन के साथ आता है आदमी निस्तर रोड पर, आगे वो बना हुआ बहुत बड़ा प्लाजा कपड़े, तो फिर उसको थोड़ा तकलीफ होगी। सेम तकलीफ होगी उसको फार्मेसी देखकर अगर वो ब्रांड रोड पर होगा। तो ये ना मार्केट चुननी होती है, क्योंकि अब हमने प्रोडक्ट बना लिया, फिर प्राइसिंग भी कर ली और फिर हमने प्लेस भी चुन ली। फिर आखिरी बात आ गई प्रमोशन की। इसी प्रमोशन को एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। मार्केटिंग को एडवर्टाइजमेंट से मत मिलाना, आप समझ आ गई होगी कि एडवर्टाइजमेंट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग इज मतलब बहुत बड़ी चीज है मार्केटिंग। ये हो गए 4 पी, कुछ मुश्किल था। 5वां पी होता है पीपल, बस वो लोग जिनको आपने देना होता है, जिनसे आपने पूछा होता है, आप खरीदोगे। अब वो जब पूछने के बाद आप प्रोडक्ट बना लो, वो लोग गायब ना हो जाएँ, तो उन लोगों को भी इसलिए इस पी में शामिल कर दिया है। फिर उनको ज़बरदस्ती नहीं बेचना, उनकी नीड्स पूरी करनी है, इसी को बोलते हैं मार्केटिंग। अच्छा खैर मार्केटिंग हो गई, मेरे ख्याल से क्लियर है बात यहाँ पे। आखिरी चीज़ है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होती है? ठीक है, देखो ब्रांड सुनते ही आपको समझ आ रही होगी कि ये ब्रांड क्या होता है। हम बोलते हैं ये चीज़ ब्रांड है, ये चीज़ ब्रांड नहीं है। ऐसा नहीं होता, हर चीज़ ही ब्रांड होती है। एक अच्छा ब्रांड होता है और एक अच्छा ब्रांड नहीं होता, बस बात इतनी सी होती है। ब्रांडिंग देखो, अगर पहला पैराग्राफ पढ़ो तो उन्होंने कहा ब्रांडिंग जो है ना, इसका मतलब होता है टू बर्न, जलाना। वो क्यों? क्योंकि पहले लोग क्या करते थे कि वो अ, अपने ब्रांड को जैसे लोहा होता है गर्म करके और फिर उसका स्टैंप लगा देते थे अपने जानवरों पर या फिर अपने प्रोडक्ट्स पर, और वो स्टैंप लगा हुआ होता था, तो ये बर्न करते थे ना उसको, तो वहीं से ये नाम निकला फिर ब्रांडिंग का। इसका ये मतलब होता है ब्रांड। ये लेकिन पढ़ लेना यार, इसको पढ़ना, ये ज़रूर पढ़ना क्योंकि ये ज़रूरी है। तो ब्रांडिंग होता क्या है? ब्रांडिंग और चीज़ होती है, लोगो और चीज़ होता है। ठीक है? ये समझना। लोगो ट्रेडमार्क होता है। जो भी बिज़नेस अपने प्रोडक्ट के मुतालिक एक तासुर पैदा करता है मार्केट के अंदर, उसको बोलते हैं ब्रांडिंग। फिर से समझना। जो भी प्रोडक्ट लिख लो, मार्केट के अंदर अपना एक तासुर पैदा करता है, जिस भी तरह का तासुर है, वो उस प्रोडक्ट का ब्रांडिंग है। केएफसी का सुनते ही क्या आता है दिमाग में? समझ रहे हो ना बात को? पंजाब पुलिस का सुनते ही क्या आता है आपके दिमाग में? जो आता है वही उनकी ब्रांडिंग है। चिप्स का सुन के क्या आता है? जो आता है वही उनकी ब्रांडिंग है। किसी गवर्नमेंट स्कूल के बारे में सुन के क्या आता है? वही उनकी ब्रांडिंग है। जब आप लुई विटॉन, गुच्ची वगैरह सुनते हो तो कैसे खुश हो जाते हो सिर्फ इनके नाम सुनते ही, क्योंकि उन्होंने तासुर ही अपना ऐसा पैदा किया हुआ है कि उनका ब्रांडिंग जो वैल्यू है वही बहुत हाई है। तो बस ब्रांडिंग सिर्फ इसको बोलते हैं कि एक कंपनी ने कितनी एफर्ट्स डाली हुई हैं कि वो किस तरह का तासुर अपने प्रोडक्ट के मुतालिक पैदा किया हुआ है मार्केट में, इसको बोलते हैं ब्रांडिंग। और बेसिकली सारा जो बिजनेस होता है ना वो इसी पर ही होता है। जब आपने दिमाग में किसी चीज को बुरा सोच लिया तो फिर वो चाहे जितनी भी अच्छी हो, आप खरीदने ही नहीं जा रहे मार्केट में, तो वो अच्छी जितनी भी हो वो पड़ी रहेगी वहां पर। ठीक है? ये तासुर कैसे पैदा होता है? ये तासुर अच्छी कंपनी होगी तो अच्छा तासुर ही पैदा होगा ना। अच्छा फिर आता है ट्रेडमार्क। क्या होता है ट्रेडमार्क? होता है सिंबल। ये किसी का एक सिंबल है, हमें पता है वो बेसिकली कुरान टाइप बना हुआ है, ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है।
KFC का सिंबल है, वो कर्नल साहब खड़े हुए हैं उसपे घोड़े से, और हर चीज़ का एक सिंबल है। जैसे नाइकी का होता है वो टिक, मैकडॉनल्ड का वो एम। अब ये क्या होता है? ये कोई और यूज़ नहीं कर सकता ब्रांड के अलावा। इसको लोगो भी बोलते हैं। तो जो ट्रेडमार्क होता है ना बेसिकली, ये हिफाज़त करता है एक कंपनी की, कि कोई और बंदा इसको यूज़ कर कंपनी की ब्रांडिंग को खराब ना कर दे। ठीक है, समझ आ रही है ना बात या नहीं आ रही? तो इसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। ब्रांडिंग क्या होता है? एक लफ्ज़, मैं जो लाइन बताता हूँ वो कोई सस्ती लाइनें नहीं होती, इनको याद रखो। प्रोडक्ट के बारे में जो तासुर पैदा किया जाता है वो ब्रांडिंग होता है। बस बात खत्म। अब जैसे यहाँ पे लिखा भी है उन्होंने कि जैसे पैम्पर जो है, अब हम जाते हैं कहीं पे भी पैम्पर माँगते हैं और फिर वो कहते हैं कौन-सा पैम्पर, किस कंपनी का आपको पैम्पर चाहिए? तो हम बताते हैं यार इस कंपनी का चाहिए, ये साइज़ है, ये वो। क्या मतलब यार, क्या हो रहा है ये? पैम्पर खुद ही एक कंपनी है। असल चीज़ तो डायपर है। डायपर लफ्ज़ है, पैम्पर कंपनी डायपर बनाती है, मोना पापा वगैरह जितने भी हैं ये बनाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं पूरे लेक्चर में डायपर की बातें क्यों कर रहा हूँ, ये लिखी हुई है यहाँ, मैं नहीं कर रहा। बात ये है कि पैम्पर तो खुद ही एक कंपनी है। जैसे जो ड्रिंक्स हैं, तो ये इनको तो कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं, लेकिन हमें कौन-सी कोल्ड ड्रिंक चाहिए? हमें कोक चाहिए, हमें 7 अप चाहिए। तो ये देखो ना कितनी बड़ी ब्रांडिंग की हुई है पैम्पर्स ने, कि जाते ही पहले पैम्पर माँगते हैं। आगे पैम्पर होता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं इसका मतलब क्या है, माँग क्या रहे हैं। हम तो एक कंपनी का डायपर माँग रहे हैं। ठीक इसी तरह से जब आप ये सोचते हो कि यार आपको गैस हो गई है, आपको कोई कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो आपके दिमाग में कौन-सी बोतल आती है वैसे? 7 अप, स्प्राइट वगैरह, मतलब ज़ाहिर है कोक तो इस वक़्त नहीं आएगी, गैस से माँगेंगे। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने उन्हें तासुर ऐसा प्रोडक्ट का पैदा किया हुआ है। तो इसको ब्रांडिंग बोलते हैं। क्लियर है, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग पढ़ लेना यार, क्या इम्पोर्टेंस होगी? इम्पोर्टेंस यही होगी कि जब आपको कोई भी चीज़ चाहिए होगी और आपके दिमाग में उस कंपनी का, वो प्रोडक्ट का जो पर्सपेक्टिव होगा वो होगा अच्छा, तो आप उसे ले लोगे, ये इम्पोर्टेंस है बस। आगे सबसे आखिरी बात है, वो है की एलिमेंट्स ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग यानी अपना एक जो अच्छा तासुर है, उसके की एलिमेंट्स क्या-क्या हो सकते हैं? एक कंपनी क्या-क्या कर सकती है अपनी ब्रांडिंग में? ब्रांड पोज़ीशनिंग, यानी ब्रांड की क्या पोज़ीशन है मार्केट के अंदर, कि जब आप उसके बारे में सोचते हो, तो आप ये तो नहीं कहते ना यार इसके अलावा तो कुछ भी चलेगा। जैसे नेमत है, अगर आप मुझे कहो कि नेमत से कढ़ाई खानी है या थप्पड़ खाना है, तो मैं कहूँगा थप्पड़ मार दो। तो ये क्या है, ये ब्रांड पोज़ीशनिंग होती है मार्केट के अंदर। तो इस चीज़ को मेंटेन रखने से ब्रांडिंग होती है। समझ रहे हो ना बात? कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर आता है ब्रांड के एट्रिब्यूट्स की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? क्या वो अच्छा है या नहीं? कोल्ड ड्रिंक पीते अच्छा लगता है, ठंडी हो और उसके बाद बंदा फ्रेश हो जाता है। तो जो हमें ब्रांड ने वादा किया हुआ है कंपनी ने, वो पूरा कर रहा है वो, ये एक अच्छी ब्रांडिंग है। फिर ब्रांड के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ब्रांड की अपनी एक आइडेंटिटी, कि जिसके अंदर हमें पता है कि कोक जो है ब्लैक कलर, बबल्स और उसका एक अपना टेस्ट है, तो ये एक होनी चाहिए। मैं अगर आँखें बंद करवा के आपको कोक पिला दूँ, तो क्या आपको नहीं पता चलेगा ये कौन-सी बोतल है? ये क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का तासुर है। देखो बात है रोज़मर्रा वाली, लेकिन सिर्फ़ किताबों में लिखी हुई है, इस तरह करके एक डेफ़िनेशन लग रही है। बात तो सिंपल सी है। फिर ब्रांड की ओनरशिप क्या है? कि हाँ, आखिर ये ब्रांड ओन कौन करता है? ये बात भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब जैसे अ, सबको कहते हैं जी डीएचए करके एक कॉलोनी है, तो आप उसमें घर ले लो। ठीक है, आ जाएँगे 100 लोग आ जाएँगे। आप उनको बताओ तो सही एक बार, ये आर्मी कंट्रोल करती है ये। एक बारी तो बता दो उनको, ओनर इनके हैं। मैं कहता हूँ 1000 लोग आ जाएँगे वहाँ पे, और हैं, अभी भी हैं। एलीट क्लास वहीं पे होती है सारी। तो देखो ब्रांड ओनरशिप से कितना फ़र्क पड़ता है, कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ब्रांड ओनरशिप ज़रूरी है। उसके बाद आता है ब्रांड की पर्सनैलिटी, के बेसिकली उसका पर्पज़ क्या है और उसके आगे गोल्स क्या हैं। डीएचए का गोल है तो आपको अच्छा लाइफ़स्टाइल देगा। कोक का गोल ये है कि आप हमेशा खुश रहोगे जब भी कोक पियोगे और रिफ्रेश रहोगे। एंड में आता है यूनिक सेलिंग प्रोपोज़िशन, यूएसपी। यूएसपी का मतलब है कि आप इस तरह से ब्रांडिंग करो कि अगर आपका कम्पेटिटिव जो प्रोडक्ट है, लोगों को यही लगे कि आप हमेशा ही उससे बेहतर हो। जैसे कोका कोला और पेप्सी है। मुझे बाकियों का नहीं पता। मेरे पास इन दोनों में से अगर ऑप्शन हुआ तो मैं कोक ही चुनूँगा, और तकरीबन मोस्टली लोग। उन्होंने ब्रांडिंग अच्छी की हुई है ना, तो फिर ये भी ज़रूरी होता है, इसको यूएसपी बोलते हैं। आखिर में ब्रांड की इमेज क्या है? एक इंसान के दिमाग में, कस्टमर्स के दिमाग में ब्रांड की इमेज क्या है? इसका भी ब्रांडिंग ही है, मतलब एक ही चीज़ को बार-बार दोहराया हुआ यही कुछ। तो यार यही था ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर थोड़ा-सा टेढ़ा है, क्योंकि इसके अंदर ना जितना हमने अभी तक अपने दिमाग के अंदर प्रोडक्ट और बिज़नेस के बारे में जो-जो बातें सोची हुई थी ना, तो यहाँ पर वो सारी गलत हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मतलब ही और होता है। बहरहाल इसको पढ़ना, जो मैंने बात बताई है इसको लिखना, और यकीनन एक बारी में समझ नहीं आएगा तो बार-बार इसको सुनते रहना। इसका ये मतलब नहीं मैं कुछ और चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बस आपको समझ आ जाए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।